रामधारी गुप्ता उच्चगति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 5, 6 व 7 गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो, न कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा। स्टॉप। उन्होंने सोचा था और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है। स्टॉप। दूसरा मौलिक विचार उनका यह था कि इस प्रकार की शिक्षा इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए वह उत्पादक काम हो और उससे जो कुछ भी पैदा हो उससे शिक्षा का व्यय यदि पूरा नहीं तो अधिकांश निकल सके, क्योंकि यदि शिक्षा का व्यय दूसरे प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह बोझ इतना बड़ा होगा कि शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी। पिछले वर्षों में जो कुछ भी विचार किया गया था या प्रयोग करके देखा गया, उससे जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने भी इस पद्धति की अनुकूलता और शिष्टता तो मान ली थी, पर उनकी दृष्टि में इसके द्वारा शिक्षा का व्यय निकालना असंभव ही नहीं, अनुचित भी था। प्रयोग से देखा गया है कि इस पद्धति की उपयोगिता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांश व्यय निकाला जा सकता है। यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कह रहा हूँ। पैरा। उच्च कोटि की शिक्षा के संबंध में अभी प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए उसके संबंध में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धति को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला और न इसका उतना प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम कर सकते थे। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि इसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर भी पुरानी पद्धति पर जो आस्था थी वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण शिक्षा के काम में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनका न तो इस ओर ध्यान गया है और न उन्होंने इस विषय पर गहराई से चिंतन ही किया है। स्टॉप। पैरा। आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धति का अभी केवल प्रयोग ही किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्चय नहीं किया और क्रियात्मक रूप से कुछ करने की बात तो नहीं के बराबर ही है। स्टॉप। उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्धति की संस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और शिक्षा पर सरकार जो कुछ भी व्यय कर सकती है या करना चाहती है उसका बहुत बड़ा अंश उस पद्धति को ही बनाए रखने में व्यय हो रहा है और इस पद्धति को बहुत कम प्रोत्साहन मिल रहा है। स्टॉप। मेरा अपना विश्वास है कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। पैरा। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा इस सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि
केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आंखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती हैं बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती हैं उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरे कोटि की है जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती हैं, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। स्टॉप। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। स्टॉप। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हों क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती हैं। स्टॉप। पैरा। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सकें जिन लोगों के लिए बनाई गई हों। स्टॉप। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती हैं, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए तो उन सब के लिए ये सब बातें यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य है और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। पैरा। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव्य का हित करे, न कि उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा न हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो तो उसे रोकना पड़ता है। पैरा। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है। अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया जिनकी परिणति शीत युद्ध की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकीकरण तथा सोवियत संघ का विघटन शामिल है। स्टॉप। संक्षेप में शीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। एशिया के सभी देश यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का झगड़ा और भारत व चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलैंड और फिलीपींस के साथ अमेरिका के खेमे में चला गया था। स्टॉप। जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में
सामीप्य स्थापित कर रहा था। इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है, क्योंकि एशिया के देश अलग अलग खेमों में बट गए थे। 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया, जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर्भाव हुआ। स्टॉप।